मेरे प्रिय बच्चों, पहले मैंने आपको भूगोल पढ़ाई थी। ये तो मैं सब आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनिए कि मैंने जितने भी 6 पार्ट आपके मतलब 6 भागों में भूगोल पढ़ाया है, तो उसको मैंने भूगोल को 6 पार्टों में करा दिया है। ठीक है, तो भूगोल मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। अब आपको मैं इस बार नया पार्ट पढ़ाने जाऊँगा। नया पार्ट यानी आपका अब नया सेक्शन पढ़ाने जाऊँगा। इस सेक्शन का नाम है इतिहास, यानी इतिहास के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इतिहास अर्थात हिस्ट्री, ठीक है, इंग्लिश में इसको हिस्ट्री बोलते हैं। इसको मैं पढ़ाने शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ, और जो भी मैं आपको लाइव वीडियो पढ़ाता हूँ, लाइव वीडियो में पढ़ाने के अलावा मैं इस लाइव वीडियो को यूट्यूब पर भी डाल देता हूँ, यूट्यूब चैनल पर। उस पर भी आप इसको दोबारा देख सकते हैं और इसका रिवाइज कर सकते हैं। जो भी मैंने पिछली क्लासें पढ़ाई हैं, जितनी भी क्लासें पढ़ाई हैं, उन सब का रिवीजन आप यूट्यूब चैनल पर जाके कर सकते हैं। मैं आपको लाइव तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ। लाइव पढ़ाने के बाद जो भी वीडियो बनता है उन वीडियो को मैं यूट्यूब चैनल पर डाल देता हूँ, तो आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। जैसे इस समय हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं मोहन सिंह, नैन्सी, राहुल, पंकज, विनय कुमार, राहुल, सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप देखते रहिएगा और हमको हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। और भी जुड़ते जा रहे हैं हमारे खुशबू, मयंक, विवेक, और भी सारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। सभी बच्चों से यही निवेदन है कि बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। जिस प्रकार मुझे आपने भूगोल में पढ़ाने पर सहयोग दिया है, उसमें मेरे जो भी गलतियां हुई हैं उनको आप सबने मुझे बताया है, और जो भी समस्याएं, इसी प्रकार भूगोल की तरह मैं इतिहास भी पढ़ाने जाऊंगा। इतिहास को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार लाइव वीडियो देखिए। इस लाइव वीडियो को देखने के बाद फिर मैं इसको यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, तो यूट्यूब चैनल पर भी आप देखिए और आप समझिए। यदि आपको लाइव में नहीं समझ में आ रहा तो इसी को आप दोबारा तीसरी बार, दूसरी बार, जितनी बार देखना चाहो आप यूट्यूब चैनल पर इसको देख सकते हैं। यही मेरा सब बच्चों से यही निवेदन है कि अगर एक बार में समझ ना आए तो वीडियो दोबारा भी देखें। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि केवल आपको लाइव पढ़ाया जाए। लाइव पढ़ाने के साथ साथ आपको यूट्यूब चैनल पर भी मैं वीडियो डालता हूँ, जिससे आपको एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा तिबारा जितनी बार देखना चाहो आप देख सकते हैं, जिससे आपको बार बार देखने से आपको समझ में आ जाए। और भी हमारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। जितने बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, सुमित जुड़ा, खुशबू जुड़ी, मैं, और भी हमारे कोई मयंक त्रिपाठी जी हैं वो भी जुड़े हैं, कनक शुक्ला भी जुड़े हैं, बहुत सारे जुड़ते जा रहे हैं। सभी बच्चों से मेरा यही है कि आप बराबर मेरे जिस प्रकार आप जुड़ रहे हैं उसी प्रकार मेरे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसी प्रकार आप लोगों का मुझे बहुत सारा ढेर सारा प्यार मिलता रहेगा, तो मैं इसी प्रकार आपको वीडियो बनाता रहूँगा और पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको समझाने की भी पूरी, इसके पढ़ाने के साथ साथ आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो, तो आज हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे। ठीक है, इतिहास पढ़ाएंगे जिसमें आपको भारत के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। भूगोल हम आपको पढ़ा चुके हैं, अब आपको इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास के बारे में आपको हम बताएंगे कि भारत का इतिहास कैसा रहा है। उसको मैंने इस बोर्ड पर लिख लिया, भाई बोर्ड पर पूरा लिखा है, और इसको हम बताना चाहेंगे बच्चों कि भारत का इतिहास कैसे हुआ, भारत देश का नाम कैसे पड़ा, भारत में कहाँ क्या हुआ, महाकाव्य क्या थे, कौन कवि आए, कौन कौन से लेखक आए, कौन अर्थशास्त्री आए, कौन कौन से मुगल साम्राट आए, मौर्य काल आया, ये सब के बारे में इतिहास में आपको पढ़ाया जाएगा। आप इस क्लास को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं आपको अधिक से अधिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा और समय अनुसार आप पढ़ना भी चाहें तो अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। और इसी प्रकार मेरी सभी को एकदम सुबह जो भी आप डेली मेरे क्लास में अटेंड होते हैं, जो भी फिक्स टाइम पे मेरी क्लास सुबह टाइम में होता है, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। सभी लोगों से गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्कार। इसी प्रकार आप पढ़ती रहिएगा और मुझे प्यार देते रहिएगा, और मैं इसी प्रकार आपको वीडियो बनाता रहूँगा और पढ़ाता रहूँगा। तो अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, भारत का इतिहास। ठीक है, तो इतिहास तो बहुत सारा होता है, लेकिन भारत के इतिहास के बारे में मैं बता रहा हूँ। भारत का इतिहास, भारत का जो इतिहास है वो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? जो भारत का इतिहास है, यानी पहले क्या हुआ, क्या होता था, क्या नहीं होता था, अब क्या होता है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब बताएगा। जो पिछला बीत गया समय उसी को हम इतिहास बोलते हैं। जो आपका गुजरा हुआ समय होता है, जैसे अभी वर्तमान समय चल रहा है, और जो भूतकाल में बीत चुका है, जो हो चुका है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग में? एक तो आपका प्राचीन भारत है, दूसरा आपका मध्यकालीन भारत है। ध्यान से देखो बच्चों,
भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, 3 भागों में बांटा गया है कि सबसे प्राचीन कौन था, उसके बाद मध्यकालीन भारत और सबसे अंत में आता है आपका आधुनिक भारत। ठीक, आधुनिक भारत आता है। ठीक, तो इनके जो पार्ट है यानी इसके जो भाग है 3 भाग, इन भागों को मैं बाद में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत का जो इतिहास रहा, भारत का नाम भारत देश कैसे पड़ा, इसके बारे में सबसे पहले आपको इस चीज से अवगत कराऊंगा कि भारत का नाम भारत देश कैसे पड़ा। देखो, भारत देश के निम्न प्रकार के नाम पड़े। ठीक है, यानी निम्न प्रकार यानी भारत को निम्न प्रकार के नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि भारतवर्ष अर्थात भारत का देश, भारत का देश, यानी पहला नाम इसका पड़ा था भारतवर्ष अर्थात भारत का देश। ठीक है, भारतवर्ष अर्थात भारत का देश। ये इस मतलब भारतवर्ष अर्थात भारत के देश का उल्लेख किसमें किया गया है, महाकाव्य तथा पुराणों में किया गया है। किसमें किया गया है, मतलब जो आपकी महाकाव्य हैं और जो आपके पुराण हैं, महाकाव्य जैसे रामायण और आपका क्या है, रामायण हो गया, तो रामायण में और पुराणों में, ठीक है, पुराणों में जो भी है वेद पुराण है जितने भी, उन सभी में भारत को भारतवर्ष या भारत का देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तथा यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ पर जो रहने वाले निवासी थे, महाकाव्य तथा पुराणों में भारत देश को भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा गया है, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। क्या कहा गया, जहाँ इस देश में रहने वाले लोगों को क्या कहा गया, भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। दूसरा नंबर आपका आता है यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है, यानी यूनानियों ने भारत को इंडिया, ठीक है, यानी यूनानी लोग थे, यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। मेरी बात ध्यान से सुनो, भारतवर्ष अर्थात भारत का देश महाकाव्य तथा पुराणों में उसको उल्लेख किया गया है, तथा यहाँ के निवासियों को क्या, यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। दूसरा, यूनानियों ने भारत को, जो यूनानी लोग थे जो यहाँ आकर बस गए थे, उन्होंने भारत को इंडिया, जिसको आज हम अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं, तथा मध्यकालीन जो मुस्लिम लोग आए थे, मध्य एशिया से जो मुस्लिम लोग आए थे, उन इतिहासकारों ने भारत देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। ठीक, यानी अगर कहा जाए जो भरत थे, भारतीय धरती के भरतगुप्त थे, उनके नाम पर इसका नाम भारत का देश या भारतवर्ष पड़ा, जो इसका उल्लेख महाकाव्य तथा पुराणों में किया गया है, तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अथवा भारत की संतान कहा गया है। दूसरा, यूनानी जो लोग आए थे, उन्होंने भारत को इंडिया तथा जो मध्यकालीन एशिया से जो मुस्लिम लोग आए थे, उन इतिहासकारों ने भारत देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से पुकारा। अब यहाँ से आइए, अब ये जो भाग 3 भागों में बांटा था, भारत का जो इतिहास है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। तो सबसे पहले मैं आपको प्राचीन भारत के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा, प्राचीन भारत के बारे में। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ठीक, प्राचीन मतलब सबसे पुराना, मध्यकालीन जो बीच में हुआ है, बीता हुआ समय, वो आधुनिक का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है। 3 भागों में बांटा है, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 स्रोत हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। देखो, अब ध्यान से सुनो, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है। एक तो आपका प्राचीन भारत के बारे में, प्राचीन भारत के भाग में बांट दिया गया, दूसरा मध्यकालीन भारत बांटा, तीसरी बात आधुनिक भारत के इतिहास को बांटा। इसी प्रकार प्राचीन भारत को भी कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। कौन कौन से, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, उसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य।
अब इसका मतलब समझ लीजिएगा, धर्म ग्रंथ की आपके धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे रामायण, बाइबल, कुरान, ये सब चीजें धर्म ग्रंथ के। ऐतिहासिक ग्रंथ जो इतिहास से जुड़े हुए ग्रंथ हो वो ऐतिहासिक ग्रंथ होते हैं। विदेशियों का विवरण का मतलब कब कौन विदेशी यात्री भारत आया, किन किन चीजों की खोज करने के बाद वो भारत से यहाँ अपने देश क्या क्या ले गया उसका विवरण। इसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का मतलब होता है कि जो प्राचीन में जो भी चीजें घटित हुई हैं उनका मतलब साक्ष्य ढूंढना और उजागर करना, यानी उनकी खोज करना और लोगों के सामने लाकर उसका साक्ष्य बताना। ये सब चारों प्राचीन भारत के इतिहास के 4 स्रोत हैं, जिसमें धर्म ग्रंथ के बारे में पहले पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा, भारत का इतिहास था जिसको 3 भागों में बांटा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। फिर प्राचीन भारत को 4 भागों में बांटा, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जिसमें धर्म ग्रंथ में हम सबसे पहले आएंगे किसमें, भारत का सर्व प्राचीन जो ग्रंथ है वो क्या है, वेद है। क्या है, वेद है। बहुत ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सबसे जो धर्म ग्रंथ है आपका वो भारत का सर्व प्राचीन का मतलब सबसे पहला, मतलब सबसे पुराना ग्रंथ क्या है, वेद है। ठीक, वेद है जिसकी रचयिता कौन है, अर्थात जिसके संचालन करता महर्षि कौन है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। अगर कोई कहा जाए कि वेद की रचना किसने की है तो आप क्या कहेंगे, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की, अर्थात वेद के संचालन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है, वेद व्यास को माना जाता है। इसके बाद वेद भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं वेद, इसके बाद वेद भी 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 होते हैं। लेकिन इनका जो क्रम है वो इसी प्रकार है जैसा मैंने लिखा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में क्या क्या होता है। ठीक है, वेदों की अगर आपसे पूछा जाए कि वेद की रचना किसने की है तो आप कहेंगे किसने की है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की है। अगर कहा जाए वेदों की संख्या कितनी है तो वेदों की संख्या कितनी है, 4। क्या कहोगे, अगर कोई आपसे पूछे कि वेदों की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो आप कहेंगे ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद। अब आपको यह समझना कि ऋग्वेद में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम ऋग्वेद के बारे में बताना चाहते हैं आपको। तो देखो ऋग्वेद, इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, इसमें 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं। क्या है, इसमें 10 मंडल हैं और 1028 क्या है, सूक्त हैं। क्या है, 1028 सूक्त हैं बच्चों। जो आपका है इसमें कितने हैं, 10 मंडल हैं। देखो ऋग्वेद जो आपका है इसमें आपके 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 क्या है, ऋचाएं हैं, अर्थात रचनाएं हैं। ध्यान से सुनो, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 रचनाएं हैं, अर्थात रचनाएं हैं इसी वेद के। अब यही जो वेद है इस वेद के 10वें मंडल, 10वें मंडल का मतलब मैंने 10 मंडल बताए। 10वें मंडल के बाद जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। जो 10वां मंडल है उसमें वर्णित पुरुष सूक्त है। क्या है, 10वें मंडल में क्या है, वर्णित पुरुष सूक्त है जिसके 4 वर्ण हैं। देखो जो आपके 10 मंडल है, 10 मंडल में जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण क्या है, पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त मतलब पुरुष के 4 वर्णों के बारे में बताया गया है कि पुरुष को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। पुरुष सूक्त का मतलब होता है पुरुष को 4 भागों में बांटना। ठीक, तो ऋग्वेद में जो आपका 10वां मंडल है उसमें उसको पुरुष सूक्त, यानी उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। उसमें किसका वर्णन किया गया है, पुरुष सूक्त का।
पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसके 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब कहा जाता है कि ब्राह्मण का उद्गम कहाँ से होता है, मतलब ब्राह्मण का जन्म कहाँ से होता है। तो लोगों ने बताया या ऋषि मुनियों ने कहा कि ब्राह्मण का जो जन्म है वो मुख से हुआ है, क्षत्रिय का जन्म भुजाओं से हुआ है, वैश्य का जन्म जंघाओं से हुआ है, शूद्र का जन्म चरणों से हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ब्राह्मण का उद्गम मुख से हुआ अर्थात मुंह से हुआ है, और क्षत्रिय का उद्गम भुजाओं से हुआ है, वैश्य का उद्गम जंघाओं से हुआ है, और शूद्र का उद्गम चरणों से हुआ है। ठीक, अब इसी में जो 10 मंडल है, 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त के बारे में हमने आपको बताया। अब इसी वेद के 3वें मंडल की बात कर रहा हूँ। कुल 10 मंडल है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित क्या है? आपका पुरुष सूक्त है, जिसमें पुरुष को 4 भागों में बांटा गया है कि मतलब पुरुष 4 जातियों में बटा था, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में और शूद्र में। यानी ब्राह्मणों का काम, ब्राह्मण कहाँ से माना जाता था? ब्राह्मण मुख से पैदा होते थे, ठीक है, क्षत्रिय भुजाओं से होते थे, और वैश्य जंघाओं से, शूद्र चरणों से। अर्थात ब्राह्मण को मुख से, ब्राह्मण का संबंध मुख से था, क्षत्रिय का संबंध भुजाओं से था, वैश्य का संबंध जंघाओं से था, शूद्र का संबंध चरणों से था। आई होप, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी 10वें मंडल में से इसी वेद के, किस वेद के? ऋग्वेद के ही 3वें मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जो भी आज भी चलता है, ठीक है। तो अगर कोई कहा है, आपसे कहे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है, तो आप कहेंगे गायत्री मंत्र का उल्लेख यानी सूर्य देवता के, सावित्री के गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है, तो आप कहेंगे गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। वो भी ऋग्वेद के कौन से भी मंडल में किया गया है? तो 3वें मंडल में किया गया है। ये भी पूछा जाता है मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा है कि ऋग्वेद के कौन से भी मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दिया गया है। तो कौन से मंडल में दिया गया? ऋग्वेद के 10वें मंडलों में से 3वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक, अभी मैं ऋग्वेद के ही बारे में बता रहा हूं। अब ऋग्वेद के ही बारे में फिर से सुने। इधर ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। देखो, जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद था, जिसमें इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। कितने की? अगर इंद्र के लिए कहा जाए तो ऋग्वेद में 250 ऋचाओं की रचना की गई है, और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और मैंने ये आपको पहले बता चुका है, इधर बताया था कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और जबकि सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जहां मैं ये इंपॉर्टेंट का निशान लगाया है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो आप क्या कहेंगे? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आपको यजुर्वेद के बारे में बताता हूँ। किस वेद के बारे में? यजुर्वेद। यह एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें यजुर्वेद तथा पद्य दोनों में, यह भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है, मतलब चारों वेदों में ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, या ऐसा कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का उल्लेख किया गया है। तो वो कौन सा वेद है? एकमात्र यजुर्वेद है। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। पहला आपका था ऋग्वेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद। कौन सा वेद? पहला था आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया? ऋग्वेद में मैंने आपको बता दिया कि ऋग्वेद में इंद्र के 250 ऋचाओं की रचना की गई है, और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक है। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्तियां हैं, और 10,462 ऋचाएं हैं। और
इन्हीं 10 मंडल में से जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, अर्थात पुरुष को 4 भागों में बांटा है, अर्थात 4 जाति में विभाजित किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का उद्गम भुजाओं से मुंह से माना जाता है, अर्थात मुख से माना जाता है। क्षत्रिय का उद्गम भुजाओं से माना जाता है, वैश्य का उद्गम जंघाओं से माना जाता है, शूद्र का उद्गम चरणों से माना जाता है। और ऋग्वेद के ही 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है। अब मैं आपको यजुर्वेद बता रहा हूँ। ऋग्वेद में मैंने जो पढ़ाया था वो सब बता दिया। यजुर्वेद पर आता हूँ। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, अर्थात ये पूछा जाता है प्रिय बच्चों कि इन चारों वेदों में से कौन सा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है या दोनों का उल्लेख है। तो एकमात्र वेद है वो यजुर्वेद है। इसके बाद आपका तीसरा आता है सामवेद। कौन सा आता है तीसरा आता है आपका सामवेद। सामवेद में क्या कहा गया? सामवेद में यह कहा गया कि यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। यानी सामवेद किसके लिए प्रसिद्ध था? सामवेद में गीत है, संगीत है, जो भी है, गाने बजाने हैं, ये सब चीजों का संबंध किससे था? सामवेद से था। यह गाई जा सकने वाली, अर्थात जो चीज गाई जा सके उनसे संबंधित वेद था। यानी यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अर्थात जितने भी गायकी कलाएं हैं उन सब का संबंध किससे था? सामवेद से था। किससे था? सामवेद से। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, अर्थात जो ऋचाएं गाई जाती हैं उन सब का संबंध किससे था? सामवेद था। इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इधर देखो, इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा बच्चों? इसके बाद आपका आता है अर्थवेद। कौन सा वेद आता है आपका? इसके बाद आपका आता है अर्थवेद। कौन सा वेद आता है? अर्थवेद। 3 वेद पढ़ा चुका हूँ। इसके बाद आता है आपका अर्थवेद। अर्थवेद इसका नाम कैसे पड़ा ये भी देख लो। अर्थव ऋषि द्वारा रचित इस वेद में, ठीक है, यानी अर्थवेद की रचना किसने की थी? अर्थव ऋषि ने ही की थी। ये बात ध्यान से सुनना। अर्थवेद की रचना किसने की थी? जबकि वेदों की रचना किसने की थी? वेदों की रचना की थी महर्षि कृष्ण किसने? 2 पायन वेद व्यास ने की थी। जबकि अर्थवेद की रचना अर्थव ऋषि द्वारा रचित इस वेद में किसका उल्लेख किया गया है? रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, विवाह, प्रेम, राजकर्म आदि विषयों से संबद्ध मंत्र हैं। यानी अगर पूछा जाए कि इन चारों वेदों में से ऐसा कौन सा वेद है जिसका संबंध जादू टोना, मंत्र, वशीकरण, स्तुति, रोग निवारण, इन सब चीजों का संबंध किस वेद से है? तो आप क्या कहेंगे? अर्थवेद। क्योंकि अर्थवेद में ही रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, विवाह, प्रेम, राजकर्म आदि के विषयों से संबंध मंत्र के बारे में अर्थवेद में दिया गया है। अब वेद के बाद आपके आते हैं पुराण। क्या आते हैं? पुराण। ठीक है, यानी 4 वेद थे, 18 पुराण थे। ठीक, तो अब वेद के बाद आते हैं आपके पुराण। ये सब किसके बारे में ही पढ़ा रहा हूँ? आपके धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। धर्म ग्रंथ जो आपके वेद थे, वेद कोई धर्म ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ जो महाकाव्य है, ठीक, यानी महाभारत है और आपकी रामायण है। महाभारत की रचयिता आपके वेद व्यास जी हैं। महाभारत की रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं और रामायण की रचयिता वाल्मीकि जी हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है। मैंने आपको वेदों के बारे में पढ़ा दिया है। अब आपका आता है पुराण। ठीक है, तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। ध्यान से देखो तो प्रिय बच्चों, इधर इसमें लिखा है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है, जिसमें से केवल 5 पुराण कुल कितने हैं? 18 हैं 18, लेकिन मैंने 8 का वर्णन नहीं किया है। जो आपके मुख्य पुराण है उनका मैंने इधर पर वर्णन किया है। सभी पुराणों का वर्णन नहीं किया है, केवल 5 पुराणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, 5 पुराण, जिसमें केवल 5 पुराण मत्स्य, वायु,
विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। देखो आपकी वैसे पुराण कितने हैं? 18। 18 में से केवल 5 पुराण ऐसे हैं जो राजाओं की वंशावली से संबंधित हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कैसे? क्योंकि ये कहा जा सकता है कि आप उन पुराणों 18 पुराणों में से उन पुराणों के नाम बताओ जिनमें राजाओं की वंशावली के बारे में उल्लेख किया गया है या जिनका संबंध राजा की या राजाओं की वंशावली से संबंधित है। तो वे कौन कौन से हैं? मत्स्य है, वायु है, विष्णु है, ब्राह्मण है एवं भागवत है। में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है, ये ध्यान देना है। और आपको सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का देना है कि कुल पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से केवल 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली का उल्लेख किया गया है। मत्स्य, वायु, ब्राह्मण और भागवत, और आपका लास्ट बचता है विष्णु, जिसमें इन 5 वेदों में है तो 18 पुराण, लेकिन इन 5 वेदों में या इन 18 पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य। कौन सा है? मत्स्य। ये पूछा जाता है जिस प्रकार वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद माना जाता है, उसी प्रकार पुराणों में सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण माना जाता है, यानी मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण माना जाता है। देखो ये लिखा भी है, जहां जहां पर ये मैंने आपको इंपोर्टेंट के चिन्ह लगवाए हैं वो परीक्षा में एक न एक बार यूज हो चुके हैं। अर्थवेद भी आपका एक बार पूछा गया था, अर्थवेद भी पूछा गया था, जिसमें कहा गया था कि जादू टोना से संबंधित कौन सा वेद है? तो अर्थवेद है। सामवेद भी पूछा गया था कि गाय के सकने वाली विधाओं का उल्लेख किसमें किया गया है? तो सामवेद में। ऋग्वेद तो पूछा ही गया था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। और ये भी पूछा गया था इन चारों वेदों में कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो ये भी पूछा गया था। जहां भी मैं टिक करता जा रहा हूँ वो एक ना एक बार, 2 बार, 3 बार, कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं आपको ध्यान से बताना चाहता हूं। और ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय बच्चों, बहुत ध्यान से, क्योंकि आगे आपके भविष्य में यही सब चीजें आने वाली हैं। ये गलतियां हमने भी बहुत की हैं, लेकिन अब सुधार कर रहे हैं। आप भी हमारी तरह गलती ना करें, पहले से ही आप सचेत रहे, अलर्ट रहें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप ध्यान से पढ़ें बच्चों। ठीक, तो जहां जहां पर मैंने टिक लगाए हैं वो परीक्षा में एक न एक बार जरूर आ चुके हैं। तो इसमें कहा गया है पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। प्रमाणिक का मतलब एकदम इसको सिद्ध किया जा चुका है, प्रमाणिक है, साक्ष्य, इसको झूठ नहीं बताया जा रहा है, इसको ये कहा जा रहा है प्रमाणिक है, यानी इसको सिद्ध किया जा चुका है कि जो मत्स्य पुराण है 18 पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। इसके बाद है आपका अर्थशास्त्र आता है। क्या आता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चराक। एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र नामक, जिसके लेखक थे चराक थे। इनको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चराक के 3 नाम थे, एक तो चराक ही था, एक विष्णुगुप्त था और एक आपका कौटिल्य था। और पूछ दिया जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप कह सकते हैं चराक अर्थात विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य। ठीक, इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इन्होंने जो इतिहास शास्त्र पुस्तक लिखी है, इन्होंने अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी है, इसमें किसका उल्लेख दिया गया है? इसमें मौर्यकालीन इतिहास का, मतलब इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में, यानी अर्थशास्त्र के इतिहास के बारे में लिखा गया है। उसकी जानकारी आपके अर्थशास्त्र पुस्तक में मिलती है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। एक कल्हड़ लेखक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था राजतरंगिणी, और इस राजतरंगिणी का संबंध किससे है? कश्मीर के इतिहास से। आपसे पूछा जाता है कि कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? तो राजतरंगिणी। ये भी पूछ दिया जाएगा कि राजतरंगिणी पुस्तक का संबंध किससे है? तो किससे है? कश्मीर के इतिहास से। किससे संबंध है? कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। इसके बाद है आपके अष्टाध्यायी। पहला आपका ये हो चुका, अर्थशास्त्र हो चुका, कल्हड़ हो चुका। अब देखें आप अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी
में क्या कहा गया है कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। इसमें पहले मौर्य के पहले का इतिहास, मतलब इसमें जो पहले मौर्य थे, पहले मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि अष्टाध्यायी के जो लेखक है वो पाणिनि हैं। इससे पहले मौर्य 2 बार आए हैं भारत में, तो इससे पहले जो मौर्य थे, मौर्य के पहले का इतिहास, मतलब जो मौर्य आए थे, मौर्य के पहले, मतलब मौर्य के आने, जो मौर्य लोग आए थे उनसे पहले के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है किससे? पाणिनि पुस्तक से। किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी के। इसके बाद आता है आपका पतंजलि। क्या था आपका? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन थे? जो पतंजलि थे आपके, वो क्या थे? पतंजलि कौन थे आपके? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन थे? पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। जो पतंजलि थे वो आपके पुष्यमित्र शुंग के क्या थे? पुरोहित थे। इसके महाभाष्य के शुंगों के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद मैंने इधर लिख दिया, थोड़ा इधर का छूटा था वो इधर लिख दिया। तो इधर क्या लिखा कि अभिलेखों का जो अध्ययन होता है, जैसे अभिलेखीकरण होता है, तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ध्यान दो, जो मैंने आपको पुराण बताए थे, 5 पुराण में 3 पुराण को मैंने इस प्रकार कहा गया है कि जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से था, मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से था और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से था। इसमें मैंने कहा है कि केवल 5 पुराण, 18 पुराण में से केवल 5 पुराण ऐसे थे जिनका संबंध राजाओं की वंशावली से संबंधित था, जिसमें देखो राजाओं के ही काल के यानी वंश के बारे में लिखा गया है। यानी विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से था और मत्स्य पुराण का संबंध आंध्र सातवाहन वंश से था और वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से था। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं आपको इधर से बताऊंगा, अब भारत में कौन कौन से लोग आए। आपका धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, विदेशियों का विवरण। अब विदेशियों के विवरण के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। किसके बारे में? विदेशियों के विवरण के बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या हुआ। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान से सुने बहुत अच्छे तरीके से। तो आपको मैंने बताया है कि जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से था, वायु पुराण आपका गुप्त वंश से था। ठीक, और आपका ये भी बता रहा हूं मैं कि गुप्त वंश से था वायु पुराण और विष्णु पुराण मौर्य वंश से था। ठीक, अब इसके बाद आप देखिएगा, मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो यूनानी रोमन लेखक थे वो कौन कौन से थे? पहला आपका आया था मेगास्थनीज। कौन से आए थे? मेगास्थनीज आए थे। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। ये आपसे पूछा जाता है कि यूनानी लेखक मेगास्थनीज किसके शासन काल में आया था? तो किसके शासन काल में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था। और इसको भेजा किसने था? सेल्यूकस निकेटर ने। और ये भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिका, जिसका संबंध मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा गया है। ठीक है, और जो मेगास्थनीज आया था वो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और भेजा किसके द्वारा गया था? तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया था, वो भी राजदूत के रूप में। इसके बाद यूनानी लेखक आपके दूसरे आते टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। पहले आपके आए थे मेगास्थनीज। यूनानी लेखकों के बारे में मैं बता रहा हूँ। पहला आया था मेगास्थनीज, दूसरे आपके आए थे टॉलमी। इसने 2री जो शताब्दी थी उसमें भारत के भूगोल के बारे में नामक पुस्तक लिखी थी। कहा जाता है कि भारत के भूगोल जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? तो यूनानी लेखक किसने लिखी थी? टॉलमी ने।
टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद आपके आते हैं चीनी लेखक। कौन से लेखक आते हैं? चीनी लेखक। जी यूनानी थे, चीनी लेखक। चीनी लेखक में सबसे पहले आया आपका फायान। कौन आया? फायान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया और मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया। क्या किया? जो आपके चीनी लेखक फायान थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कह रहा हूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया और मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया और वहाँ की समाज को सुखी और समृद्ध बताया। क्या बताया? किसने बताया? चीनी लेखक फायान ने। किसके शासन काल में आया था? ये आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया और इसने मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में बताया और वहाँ की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। इसके बाद आपके चीनी लेखक फायान हो गए। उसके बाद दूसरी है सल्यूगन। कौन से है? सल्यूगन। ये 518 ईसा पूर्व में आए और 3 वर्षों तक बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। ये सिर्फ कुछ करने के लिए नहीं आए थे भारत, इन्होंने सिर्फ यहाँ क्या किया? इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद अपने चीन चले गए। उसके बाद आए आपके हैनसांग। कौन से आए? हैनसांग। हैनसांग जो आए थे ये हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए थे। ठीक है, भारत आया और हैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। अगर पूछा जाए कि जब आपके हैनसांग आए वो किसके शासन काल में आए, तो वो आए आपके किसके शासन काल में आए थे? हैनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आए और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य कौन थे? शीलभद्र थे। इसके बाद चौथे आपके चीनी लेखक आए इत्सिंग। कौन आए? इत्सिंग। इसने अपने समय में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन किया है। ठीक, यानी जिस समय जो कुलपति थे वो हैनसांग आए थे नालंदा विश्वविद्यालय के, और जब इत्सिंग आया तो इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में इन्होंने क्या किया? वर्णन किया। इसके बाद सी नंबर पे आता आपका अरबी लेखक। अरबी लेखक कौन कौन थे? अरबी लेखक एक तो अलबरूनी था, एक इब्न बतूता था। कौन था? इब्न बतूता था। पहला अलबरूनी था, उसके बाद इब्न बतूता था। अलबरूनी किसके शासन काल में आया था? ये आया था महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। जो अलबरूनी था वो किसके साथ आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया। और जो इब्न बतूता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। ये आपको ध्यान देना है कि अरबी लेखक कौन है, चीनी लेखक कौन है, यूनानी लेखक कौन है। तो अरबी लेखक में अलबरूनी और इब्न बतूता। तो अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया और इब्न बतूता है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया। इसके बाद और अन्य लेखक है। ठीक है, यूनानी हो गए, अरबी हो गए, चीनी हो गए, और भी लेखक आए अन्य लेखक जिनको तारकनाथ और मार्को पोलो भी कहा गया है। क्या कहा गया है? तारकनाथ और मार्को पोलो भी कहा गया। ये लोग भी भारत आए। ठीक, इधर तक हो गया। इसके बाद आता है आपका प्राचीन सिक्कों। अब आते हैं क्या? विदेशियों का विवरण खत्म हुआ, अब आपका शुरू होता पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। मतलब जहाँ जहाँ पर खोदा गया है, खोदने के बाद वहाँ पर क्या पाया गया है, क्या नहीं पाया गया, इसी के बारे में बताया गया है। यही साक्ष्य जो भी ढूंढा जाता है, जो भी पुरानी चीजें बताई जाती हैं, उसी को हम साक्ष्य कहते हैं कि वहाँ पर आपको क्या चीज मिली। तो प्राचीन सिक्कों को क्या कहा गया? आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में करसापण कहा जाता है। ध्यान देना, प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, इसी को साहित्य में करसापण कहा जाता है। दूसरा, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। ये पूछा जाता है प्रश्न कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यवन शासकों ने। किसने किया था? सर्वप्रथम, इधर देखो, सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य किसने किया था? सर्वप्रथम लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। इसके बाद इसमें आता है कि समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यही बात सही है कि जो चंद्रगुप्त थे, जो आपके चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त को लोगों ने कैसे पहचाना कि एक संगीत प्रेमी थे। संगीत प्रेमी तब पहचाना जब सर्वप्रथम चंद्रगुप्त
बजाती हुई एक मुद्रा मिली, जिसमें उनके मुद्रा के जो सिक्के थे उन पर संगीत प्रेमी होने का क्या है, साक्ष्य प्रमाण होता है। इसके बाद दूसरा आता है आपका, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। देखो, अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या कहते थे, एपिग्राफी कहा जाता था। तो इसमें अभिलेख जो भी अभिलेख मिले हैं, जहाँ पर खोदा गया क्या अभिलेख मिला है, तो उसमें कहा गया सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम हाथी गुफा का अभिलेख किया गया है। इसके बाद सती प्रथा का पहला लिखित और अभिलेख साक्ष्य एरण से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? सती प्रथा का पहला लिखित अभिलेख साक्ष्य एरण से प्राप्त होता है। ठीक, तो मैं यही आपको सब बताना चाहता था, यही आपको मैं सोच रहा हूँ बच्चों कि आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और यदि नहीं आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आकर पूछिएगा, और जो भी दिक्कत हो मैं आपकी समस्या को जरूर हल करने की कोशिश करूँगा। मेरे प्रिय बच्चों, बहुत ध्यान से देखो कि सती प्रथा का पहला लिखित अभिलेख कैसा लिखित, जिसमें एक जैसे पत्थर हो उस पर कोई चीज लिख दी जाए, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि प्रथम लिखा अभिलेख सती प्रथा का पहला लिखित अभिलेख साक्ष्य एरण से प्राप्त होता है। ये ध्यान देना है, ये वाला पॉइंट, जो सती प्रथा का जो पहला लिखित अभिलेख है वो साक्ष्य एवं से प्राप्त होता है। ठीक, तो मेरे प्रिय बच्चों, मैंने आज आपको इतिहास के बारे में बताया कि भारत का इतिहास क्या है, भारत देश का नाम कैसे पड़ा, इन सब के बारे में बताया है। आई होप, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा और बताइए कहाँ पर समझ में नहीं आया है। और सभी बच्चों से मेरा यही अनुरोध है कि आप पढ़ते रहिएगा, और जितना भी मेरा लाइव चैनल आप देख रहे हैं उन सभी बच्चों का बहुत सुबह सुबह का नमस्कार है। और उन सभी बच्चों से मेरा ये भी कहना है कि हे मेरे प्रिय बच्चों, आप एक काम और करें कि इसको एक बार पढ़ने के बाद, मतलब लाइव में देखने के बाद, उसके बाद फिर आप YouTube चैनल पर मैं वीडियो डाल देता हूँ, फिर भी आप इसको बार बार देखने का प्रयास कीजिए, तो आपको जरूर समझ में आएगा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, फिर भी समझ में नहीं आता तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, और मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर इसकी PDF बना के भेज दूंगा, तब आपको अच्छी तरीके से और भी समझ में आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आज की क्लास आपको इतिहास के बारे में बिल्कुल समझ में आया होगा। मेरे सभी बच्चों के आगे भविष्य की मैं सभी से कामना करता हूं कि अपने भविष्य को आगे सफल बनाएं, और सभी बच्चों का अभी तक बाद लास्ट तक, मतलब अंतिम तक लाइव जुड़े रहने का बहुत बहुत मैं सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।